गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे और हिंदी लिटरेचर में हम लोग सेकंड चैप्टर आज शुरुआत करेंगे। और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड हमारा प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य। इसमें हमें एक सांड और एक चीता की कहानी के माध्यम से काफ़ी सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, तो हम उसमें एक किसान भी है, मतलब सांड का जो मालिक है उसकी सूझबूझ के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, यानी दुनिया में इतने प्राणी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अकल ईश्वर ने इंसानों को दे के रखी है। ये इस पाठ से हमें समझ में आती है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग संस्कृत में भी सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे आज, वो है संयुक्त व्यंजनानी। तो वो दोनों चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद फिर आज तो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आप लोग भी इसको साथ में पढ़िएगा और उसको रीडिंग लगाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज अध्याय 2 यानी सेकंड चैप्टर हमारा है बेटा, और ये चैप्टर हमारा प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य। ये कौन सी कथा है? सूझबूझ यानी समझदारी की एक कहानी है। तो इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में श्रेष्ठ यानी बड़ा मनुष्य। जितने भी प्राणी हैं, मतलब जानवरों को भी प्राणी कहा गया है, तो यह जितने प्राणी हैं उनमें से श्रेष्ठ मनुष्य। तो यहाँ पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे कि पाठ में क्या है। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान है। यानी जितने भी दुनिया में लोग हैं यानी जीव जंतु हैं, उनमें सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी मनुष्य ही है। वह हर कार्य सोच समझ कर करता है, यानी कोई भी काम बिना सोचे नहीं करता है। मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और विवेक से कार्य करता है। विपरीत परिस्थितियाँ क्या होती हैं? विपरीत यानी कि जब हमारे मन मुताबिक काम ना हो। ठीक है, जैसे परिस्थिति, जैसे हम चाह रहे कि ऐसा हो और वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी हम अपने संयम को बना के रखें, इसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी संयम को बनाए रखना, यानी अपने धैर्य को बना के रखना कि चलो हम कोशिश करेंगे तो हमारे जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो हमारे अनुकूल हो जाएंगी। हमें इससे सीख लेनी चाहिए, यानी हमें जब विपरीत परिस्थितियों से लड़के हमें सीख लेनी चाहिए। इस कहानी से भी हमें सीख लेनी चाहिए। घने जंगल में एक चीता रहता था। एक दिन उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक तालाब पर जा पहुंचा। यानी एक घना जंगल था, वहाँ एक चीता रहता, तो एक दिन उसे प्यास लगी तो पानी पीने एक तालाब में, जंगल में एक तालाब था, वहाँ पहुंच गया। तालाब एक गांव के बाहर था, यानी तालाब जंगल में ही था, तालाब गांव के बाहर था। गांव था, उसके बाहर एक तालाब था। उसी तालाब पर एक सांड भी पानी पी रहा था। यानी जब चीता पानी पीने गया तो वहाँ पे एक सांड भी पानी पी रहा था। आप लोगों ने देखा होगा सांड जो बैल होता है काफ़ी ऊंचा सा, वह सांड ही कहलाता है। सांड पानी पी रहा था। सांड पूरा मोटा ताजा था, वो बहुत मोटा सा था। पिक्चर देख रहे हैं, ये देखिए पिक्चर है इसकी, ये सांड है। ठीक है, और ये चीता है जो कि पानी पीने आया है नदी पर, मतलब तालाब में पानी पीने आया है। अब दोनों की मुलाकात यहीं पे होती है। अब क्या, चीते ने देखा कि सांड की नाक में नकेल पड़ी हुई है। अब देखो नाक की नकेल ये है बेटा, ये देख रहे हैं पिक्चर, ये इसके देखिए नाक में ये गोल गोल भी है और ये रस्सा भी बंधा हुआ है। इसे कहते हैं नकेल डालना। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घोड़े वोड़े के भी नाक में ऐसे ही लगा रहता है। इसको जानबूझ के डाला जाता है ताकि ये सब कब्जे में रहे, इंसान के कब्जे में रहे। तो यही चीज़ इसकी नकेल पड़ी हुई थी, सांड की नाक में नकेल पड़ी हुई थी। उसने ये देखा कि उसकी गर्दन पर कुछ निशान है। उसने देखा चीते ने कि एक तो नाक में नकेल पड़ी है इसके सांड के, दूसरा गर्दन पे भी कुछ निशान है। चीते ने उस सांड का हालचाल पूछा। सांड ने कहा, वैसे तो मेरी हर तरह से मौज है, मेरी हर तरह से मौज है, खाने की को बढ़िया चारा मिलता है। यानी मौज ये खाने को बढ़िया चारा मिलता है। गर्मी सर्दी से बचने के लिए छत है, लेकिन एक कष्ट भी है, मुझे अपने मालिक के साथ रहना पड़ता है और
उसके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब चीते ने कहा कि तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। तो उसने कहा हाँ मेरे तो मज़े हैं, रहने को छत है। मान लीजिए अगर ये इंसानों साथ नहीं रहेगा, ऐसे ही घूमेगा तो कहीं इसको रहने को जगह ही नहीं मिलेगी। इंसानों ने ही इसको बना के दी जगह रहने के लिए। तो वो कहता है कि मेरे पास छत तो है और खाने को बढ़िया चारा भी मिलता है, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी छत है, बहुत आराम। लेकिन कष्ट क्या है कि कष्ट ये है कि मुझे मालिक के साथ रहना पड़ता है और उसके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? चीते ने पूछा यह तेरी नाक में क्या है, गर्दन पे निशान कैसे हैं? चीते को इंटरेस्ट हुआ कि कैसे कैसे निशान इसके शरीर पड़े। तो उसने कहा ये तुम्हारी नाक में क्या है और गर्दन पे निशान कैसे हैं? तो सांड ने उत्तर दिया मेरी नाक में नकेल है, नकेल डालकर ही मेरा मालिक मुझ पर काबू रखता है, यानी काबू रखता है, इसको कमांड में रखता है अपने। और मेरी गर्दन पर तुम जो निशान देख रहे हो वे खेतों में हल खींचने से हुए हैं। मैं खेत में हल खींचने के साथ साथ बैलगाड़ी भी खींचता हूँ। मालिक के पास बैल तो नहीं है, इसलिए मुझे बैलगाड़ी में भी जोतता है। अब उसने अपना दुखड़ा उस सांड ने बताना शुरू किया कि ये जो नाक में है उसका नकेल कहा जाता है और इसे मेरे मालिक ने डाला है क्योंकि वो मुझे काबू में रखना चाहता है। ठीक है, और उसके अलावा जो निशान दिख रहा है वह हल को खींचने से हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग हल बैल से, अभी भी बहुत से गांव में हल और बैल से खेती होती है। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो बैल के साथ खेती करते हैं। तो उसमें बैल को जोता जाता है और पीछे हल लगाया जाता है। तो उसी के ये निशान इसके गले में पड़े हुए थे। और उसके साथ क्या है कि मुझे उसके साथ बैलगाड़ी भी खींचनी पड़ती है। ठीक है, मालिक के पास बैल नहीं है इसलिए मुझे बैलगाड़ी में भी जोता है, यानी बैलगाड़ी में भी उसको इस्तेमाल करता था मालिक उसका। चीते ने सांड से उसके मालिक के बारे में पूछा। अब चीते ने पूछा कि ठीक है तुम्हारे मालिक कौन है, कहाँ है? सांड ने बताया मेरा मालिक एक मनुष्य है। इसने कहा था कि मेरा मालिक एक मनुष्य है, उसका दिमाग बड़ा तेज है। ठीक है, और वह कई चालबाजियाँ चलता है, यानी उसके बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान आदमी है और बहुत चालबाजियाँ उसके दिमाग में चलती रहती हैं। अपने दिमाग से वह बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जानवर को भी अपना गुलाम बना लेता है। सांड की बात सुनकर चीते को जोश और गुस्सा आ गया। जब सांड ने की बात सुनी, चीते ने इतनी तारीफ करा तो उसे गुस्सा भी आया और जोश भी चढ़ गया कि कौन इंसान है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, गुलाम बनाना तो दूर, कोई मेरे सुनहरे बालों को छू तक नहीं सकता। उसने कहा कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे गुलाम बनाना तो दूर, कोई मेरे बालों को छू भी नहीं सकता है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा मालिक बहुत ताकतवर है और बहुत समझदार है। तो ये बात नहीं है। उसको ये सब चीज़ें सुनकर चीते को बड़ा गुस्सा आया, उसको घमंड भी था अपनी बहादुरी पे, तो इसलिए उसको ये सब बुरा लगा कि ये जो सांड है अपने मालिक की तारीफ़ कर रहा है और मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर वह उसको बता रहा, अपने मालिक को बता रहा है। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, बोला कि अरे तुम गुलाम बनाने की बात कर रहे हो, तो मुझे छू नहीं सकता तुम्हारा मालिक, तो गुलाम कहाँ से बनाएगा मुझे। ठीक है, तो इतनी बातें सांड के और चीते के बीच में हुई। ठीक है बेटा, अब इसके बाद ये जो है आगे का पैरा है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रोक रही हूँ, इसके बाद अब हम थोड़ा संस्कृत भी पढ़ेंगे। अच्छा, और होमवर्क में बता दूँ, अगर आपके पास बुक है तो इसको जितना मैंने पढ़ाया इसको आप रीड करेंगे, बहुत अच्छे से रीडिंग करेंगे बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ठीक है, होमवर्क में आपको इसको रीड करना है। चलिए अब हम लोग संस्कृत बुक निकालें बेटा, संस्कृत शुरू करें। तो बेटा देखिए ये है संस्कृत का है हमारा चैप्टर 2 है, ये है हमारा संयुक्त व्यंजनानी। जो मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही आपको प्रैक्टिस करनी। ये व्यंजनानी लिखा है। ठीक है, संयुक्त व्यंजनानी। अभी तक हमने व्यंजन पढ़ा है लेकिन ये व्यंजनानी है, चीज़ वही है लेकिन संस्कृत में इसलिए थोड़ी सी चेंज हो गई है। सेकंड चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर में मैंने जो आपको वंदना कराई है और जितने एक्सरसाइज में कराई है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की भी कॉपी करेक्शन होने वाली है।
चलिए शुरू करें हम लोग। जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब क्योंकि संयुक्त व्यंजन के बारे में हम पढ़े थे, इन्होंने सीधे ही उसके बारे में हमें बताना शुरू कर दिया। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं। ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं ना, बहुत ही ईजी है, मैंने भी समझाया था, बहुत ईजी है। जैसे का और शा को जब हम जोड़ेंगे तो श बन जाएगा। जा और इया को जब जोड़ेंगे तो ये ज्ञा बन जाएगा। शा और रा को जब हम संयुक्त करते हैं तो ये श्र बन जाता है। ता और रा जब हम जोड़ेंगे एक साथ तो ये त्रा बन जाएगा। ठीक। द और या जोड़ेंगे तो द्या बन जाएगा। और का और रा जोड़ेंगे तो का और रा जोड़ेंगे तो ये क्रा बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या चीज़ होती है? अयोगवाह न तो स्वर है और न ही व्यंजन। न तो स्वर है न ही व्यंजन, यानी स्वर क्या? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, ये व्यंजन। तो ये अयोगवाह न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। इन्हें चिन्हों से जाना जाता है, यानी इनके से चिन्ह बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डिटेल में बता रहे हैं अयोगवाह क्या है। ये देखिए अयोगवाह के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारा अनुस्वार। अनुस्वार ये देखिए चंद्र बिंदी टाइप बनी है, नहीं सॉरी चंद्र बिंदी नहीं, इससे बिंदी बनी है, अंक की बिंदी। तो ये अनुस्वार है। जैसे हंस, वंश। ठीक है, ये अयोगवाह के चिन्ह है। अब दूसरा है विसर्ग। विसर्ग में डबल डॉट देखिए बने हुए हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर संस्कृत है इसलिए यहाँ पे दो विसर्ग लगे, ये पढ़ेंगे हम मोहनः। जो विसर्ग है इसकी आवाज़ हमारे मुंह से हा के रूप में निकलती है। जैसे इसे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे विसर्गः, मोहनः, बालकः। ठीक है, तो इनका प्रयोग शब्दों में होता है, लेकिन इनकी कोई अपनी कोई चिन्ह इनका अपना नहीं। चिन्ह है लेकिन न ये स्वर है और न ही ये व्यंजन है। ठीक है, चलिए इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। ओके, हाँ, अब होमवर्क में आपको इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा आज हमने ये हिंदी में सेकंड चैप्टर पढ़ा और संस्कृत में भी हमने सेकंड चैप्टर आज शुरुआत की है। इसमें संयुक्त व्यंजन आने में आपको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कोई खास कठिन नहीं है, कोई भी कठिन नहीं है चीज़ में, बस ये थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि संस्कृत है। तो अभी आप लोगों की शुरुआत है तो आप लोगों को शायद थोड़ी सी परेशानी महसूस हो, लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होगा। और फिर मैं समझाने के लिए आप लोगों को, बहुत ही ईजी है संस्कृत, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और हिंदी लिटरेचर का जो है जितना मैंने आज रीडिंग लगवाई आपको, उसको आप घर में रीड करेंगे उस चैप्टर को। ठीक है, उसको पूरी कहानी आप लोग पढ़ सकते। अगर आप आगे बढ़ के पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, और होमवर्क में बता रही हूँ जितना मैंने पढ़ाया उसको आपको रीड करना है और संस्कृत में भी आपको रीड करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।